मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर आरआरबी एनटीपीसी यूजी एग्जामिनेशन। इस सेशन में डिस्कस करेंगे 13, 14, 15 और 16 को आएगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स तो देखो एग्जाम में जो आए हैं वही हैं, वैल्यूज अपनी तरफ से डालिए सो दैट क्वेश्चन हम एक प्रॉपर फ्रेम करके और प्रैक्टिस कर सके। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुमने अब तक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना और सेशन को भी लाइक कर देना। और कोई क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेरी है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग शिफ्ट में आ रहा है। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबी और सीडी क्या है, पैरेलल है, और लेंथ ऑफ एबी एंड सीडी आर गिवन एज 26 एंड 14। तो इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स एसी एंड बीडी, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पीक्यू। ठीक है, ट्रेपेजियम हम बनाएंगे एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी, जहाँ पे कि एबी और सीडी पैरेलल साइड्स हैं। सो दिस इज एबी, एबीसीडी एंड एबी एस सी डी पैरेलल, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ए सी एंड बी डी, एंड देन एज पर द क्वेश्चन ए सी का मिड पॉइंट है पी और बी डी का मिड पॉइंट है क्यू, और हमें लेंथ फाइंड आउट करना है पी क्यू का। तो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ पी क्यू। यहाँ पे गिवन हमें क्या है, गिवन है कि दैट ए बी इज 26 और सी डी इज 40। तो इन एनी सच क्वेश्चन, लेंथ ऑफ पी क्यू दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 टाइम्स डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी कि हमारा पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू 26 माइनस 14, सो दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक और बात कि हमारा पी क्यू भी पैरेलल होगा ए बी और सी डी के, दिस विल ऑल्सो बी पैरेलल, तो पी क्यू विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ए बी एंड सी, बिकॉज मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 156 और जो एचसीएफ है उनका दैट इज 13, सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म। सम गिवन है हमें और साथ में एचसीएफ गिवन है। अगर एचसीएफ नंबर्स का 13 है तो नंबर्स हम अज्यूम कर सकते हैं 13x एंड 13y। एक नंबर हो जाएगा 13x, दूसरा हो जाएगा 13y। सम आ जाएगा 13x प्लस 13y, 13 टाइम्स ऑफ x प्लस y बराबर है 156 के। आटा पीटे कर दो, 13 से जाएगा 12 टाइम्स, तो x प्लस वाई आ गया इक्वल टू 12। अब x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। अब क्योंकि एचसीएफ हमारा 13 है तो इसके अलावा कोई फैक्टर तो होना नहीं चाहिए 13 के अलावा। ठीक है, सो x प्लस वाई, एक्स और वाई आपस में कोप्राइम होने चाहिए, यानी कि एक्स और वाई का कोई भी और वन के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे नंबर जहाँ पे कि वन के अलावा कोई और एक्स और वाई का कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारा पेयर नहीं बनाएंगे। सो एक्स और वाई ब्रेक करो, 12 को, 12 से हमारा है तो 1 और 11 हो सकता है, या 2 और 10 हो सकता है, क्योंकि 2 और 10 का सम तो 12 आ रहा है। बट ये कोप्राइम नहीं है आपस में, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, दोनों इवन है, तो 2 और 10 नहीं हो सकते। 3 और 9 भी इसी लॉजिक से नहीं हो पाएंगे, बिकॉज कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है। 4 और 8 यानी कि कोई भी इवन कॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ पे ब्रेक करोगे तो दोनों इवन आ जाएंगे, तो वो नहीं होगा। ठीक है, 5 और 7 हो सकता है, तो दो ही पेयर मिले हमें, 1 और 11 का और 5 और 7 का, तो दो ही पेयर पॉसिबल है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 इन दिस केस। ये टोटल हम पेयर्स बना सकते हैं 1 और 11, दो एक पेयर ये बन गया और एक बन गया 5 और 7 वाला। नंबर्स क्या होंगे हमारे, एक नंबर हो जाएगा क्योंकि एस 13 था, एक आ जाएगा 13 इंटू 1, 13 इंटू 11, ये एक पेयर आ गया हमारा, दूसरा आ गया 13 इंटू 5 कॉमा 13 इंटू 7। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट पूछता किसी एक केस में या एक नंबर दिया होता, कुछ भी और क्वेश्चन होता तो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what ratio should rice costing rupees 40 per kg be mixed with rice costing rupees 24 per kg, so that by selling the mixture at rupees 32.4 per kg there is a profit of 20%। 20% 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान है तो हम 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं उस पर। यानी कि सीपी अगर 5 है तो एसपी हमारा क्या है, 6 है, सेलिंग प्राइस 6 होगा, तो 5 6 5 अनुपात 6 का अनुपात आएगा सीपी और एसपी में, और हमें सेलिंग प्राइस गिवन है रुपीज 32.4, तो क्या से सीपी नहीं निकाल पाएंगे। सीपी हमारा आ जाएगा क्या, 5/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 5/6 गुणे 32.4। अब 6 से काटो यहाँ पे, कितना बचेगा, 6 पंचे 30, 5.4 आ गया, 5 इंटू 5.4 आ जाएगा 27 रुपीज पर केजी, यानी कि जो हमारा औसत लागत है जब हमने दोनों राइस को मिक्स किया, जो औसत कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, दैट इज 27। एलिगेशन लगा दो, एक हमारा है फर्स्ट राइस क्वालिटी है राइस 1, यह है 40 रुपए का, और राइस 2 यह 24 रुपए का, और एवरेज हमारा आ रहा है 27। 27 माइनस 24 3, 40 माइनस 27 13, 3 अनुपात 13 का अनुपात होना चाहिए, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हम मान लेते हैं कि मान लो कि पहला वाला हम ले रहे हैं ए यूनिट, दूसरा ले रहे हैं बी यूनिट, और एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो,
ठीक है, सो a इंटू 40 यानी कि 40a प्लस b इंटू 24 यानी कि 24b बटे a प्लस b, ये बराबर हो 27 के। यहाँ से आ जाएगा 40a प्लस 24b बराबर 27a प्लस 27b, और फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 13a बराबर 3b, तो यानी कि a अपॉन b आ जाएगा 3/13। तो या तो वेट एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज एलिगेशन लगा दो, सबसे अच्छा है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, difference between compound interest compounded annually and simple interest on a certain sum of money of for 3 years at 5% per annum is rupees 122, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? एक राशि हमारा 3 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है, वार्षिक उसका चक्रवृद्धि बढ़ रहा है, ठीक है, और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 122 रुपए का, तो मूल राशि क्या होगी? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? तो इन एनी सच केस हमें सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला क्या होगा? अगर 2 साल के लिए पूछे सीआई का और एसआई का डिफरेंस 2 साल का, तो हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही अगर 3 साल के लिए पूछा है, तो फिर 2 साल का फॉर्मूला है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें एडिशनली मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 300 प्लस आर बाई 100, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर 3 इयर्स। अप्लाई दिस फॉर्मूला, आर की वैल्यू क्या है 5 है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी इंटू आर बाई 100 स्क्वायर यानी कि 5/100 स्क्वायर्ड इंटू 300 प्लस 5 यानी 300 5/100, और ये वैल्यू हमारा आ रहा है इक्वल टू 122। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, बच गया यहाँ पे 61, 61 से जाएगा 2 टाइम्स, और ये वैल्यू क्या रहा है, ये आ रहा है 25, तो पी इंटू 25 बाई 2000 इज इक्वल टू, पी आ जाएगा, एक सेकेंड, 2000 ना नीचे 100, 2 और 0 आएंगे क्योंकि 100 का स्क्वायर है ना, ठीक है, 100 का स्क्वायर इंटू 20, अब मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारा 4 फॉलोड बाई 5 zeros डिवाइड बाई 25, तो बाद के 2 जीरो उड़ा दो, मिला के दिस इज 4000 इंटू 100, तो 4000 इंटू 4 आ जाएगा 16,000 रुपीज, 16,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये हो गया फॉर्मूले का, स्ट्रेट अवे हमने यूज कर लिया। दूसरा मेथड भी आसान है, दूसरा मेथड भी एक बार समझ लेते हैं कि जहाँ पे हम ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे? हमें दिया है कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 5% कितना होता है? 5% होता है 1/20, यानी कि 20 रुपए पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और ये 3 बार हम काम करना है क्योंकि हमें बात करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो 3 बार यही सेम काम करना है, यानी कि 3 बार हम 20 से डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो पहले ही अपना प्रिंसिपल मान लो 20 का मल्टीपल, तो 20 गुणे 20 गुणे 20, क्योंकि 3 बार करना है तो 20 क्यूब हमने अपना प्रिंसिपल मान लिया कि 8,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट है तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा? 5% होगा, यानी कि 8,000 बटे 20 आ जाएगा 400 रुपए। दूसरे साल भी 8,000 पे तो 400 ही मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल पे तो 400 ही मिलेगा, तीसरे साल भी प्रिंसिपल पे तो 400 रुपए ही मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का कॉलम। और क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पहले साल का जो 400 रुपए है, इस पे दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 400 का 5% यानी 400 बटे 20 यानी कि 20 रुपए मिलेगा। फिर जब तीसरे साल की बात करेंगे तो पहले और दूसरे दोनों साल पे मिलेगा इंटरेस्ट, यानी कि 800 का 5%, 800 बटे 20 यानी कि 40 रुपए, और इस 20 रुपए पे भी इंटरेस्ट मिलेगा जो कि होगा 1 रुपए। तो कुल मिला के हमारे ये जो डिफरेंस बाद के कॉलम आ रहे हैं, क्योंकि पहला कॉलम तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था और हमें डिफरेंस दिया गया, तो डिफरेंस होंगे बाद के कॉलम्स, और ये हमें डिफरेंस बता रहे हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है एसआई और सीआई का 40 प्लस 20 प्लस 1 61 रुपए का, 61 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, जबकि हमारा प्रिंसिपल 8,000 रुपए है, और एक्चुअल में डिफरेंस दिया है हमें 122 रुपए, यानी कि ठीक दो गुना, तो प्रिंसिपल भी हमारा ठीक दो गुना हो जाएगा, यानी कि 16,000 रुपए हो जाएगा, 16,000 रुपीज हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन 4.8 प्लस 3.2 और फिर डिवाइड कर रहे हैं 0.4 ऑफ 6 इंटू 9 प्लस 0.2। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑफ से, क्योंकि कोई ब्रैकेट तो दिया नहीं हुआ है, ऑफ से स्टार्ट करेंगे, ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 2.4, और लिख दिया 2.4, 3.2, फिर इसको भाग दे रहे हैं 2.4 से और इंटू 9 कर रहे हैं, तो पहले क्या करें? पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आ जाएगा 3.2 बटे 2.4 गुणे 9, दशमलव हटा दो, 32/24, 8 चौको 32, 8 या 24, 3 से गया 3 बार, तो ये मान आ गया हमारा टूल में 4 इंटू 3 12, तो 4.8 प्लस 12 प्लस 0.2, तो 4.8 और 0.2 आ गया 5, 5 प्लस 12 आ गया हमारा आंसर 17, 17, 17 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात?
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक डायगोनल दिया है हमें, एक डायगोनल और पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस आर 30 एंड 68 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डायगोनल का मान है 30 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 68 सेंटीमीटर। और क्योंकि रोम्बस है समचतुर्भुज है, तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ वन साइड लेंथ इज इक्वल टू 68। तो यहाँ से साइड लेंथ मिल जाएगा हमें, साइड लेंथ आ जाएगा 68/4 यानी कि 17 सेंटीमीटर। और फिर हमें एक डायगोनल दिया हुआ है, तो इन केस ऑफ रोम्बस दो डायगोनल को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो अगर पूरा डायगोनल हमारा 30 सेंटीमीटर का है, तो हाफ डायगोनल कितना होगा, आधा डायगोनल होगा 15। तो ये मान अगर 15 आ गया है, दूसरे डायगोनल का हाफ मान लेते हैं एक्स, और डायगोनल साइड आ रहा है हमारा 17। हाइपोटेन्यूज बेसिकली इस ट्रायंगल का आ रहा है 17, और डायगोनल समद्विभाजित भी करते हैं और एक दूसरे पे लंब भी होते हैं, लंबवत भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। 15 और एक्स से बन रहा है 17, तो ये क्लियरली हमारा पाइथागोरस बन रहा है 15, 8 और 17 वाला। एक्स का वैल्यू 8 आ जाएगा। अदरवाइज निकाल लेते कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेते। एक्स का मान 8 आ रहा है, तो पूरा डायगोनल हमारा हो जाएगा 2x, देखिए सेकंड डायगोनल आ जाएगा 16। और एरिया ऑफ रोम्बस हमेशा होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 गुणे जो दोनों हमारे डायगोनल्स हैं, दोनों हमारे जो विकर्ण हैं उनका गुणनफल। तो 1/2 गुणे 16 गुणे 30, तो 8 इंटू 30 यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा समचतुर्भुज का। ऑप्शन बी आंसर होगा। प्यारा सवाल था, सिंपल सा। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नंबर है जिसको हमने पहले इंक्रीज किया 40% से, फिर डिक्रीज किया है 25% से, फिर से इंक्रीज किया है 25% से, तो हमारा परसेंटेज चेंज क्या आएगा ओरिजिनल नंबर। पहले 40% से बढ़ाया, फिर उसके बाद में 25% से डिक्रीज किया, और फाइनली हमने उसको 15% से फिर से एक बार बढ़ाया, तो नेट चेंज क्या आएगा। अब ऐसे केसेस में एक तरीका तो हो गया कि हम दो दो का सक्सेसिव चेंज ले लें। ठीक है, पहले कोई दो इन्वॉल्व कर ले, मान लो 40 और 25 को ले लिया हमने। अब इन पे सक्सेसिव चेंज लगा दो, तो 40 माइनस 25, बेसिकली सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और साइन के साथ में होगा। तो 40 माइनस 25 प्लस 40 गुणे माइनस 25 यानी कि -1000/100, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 10 यानी कि 5%। नेट चेंज आया इन दोनों का 5%। अब इन दोनों को इन्वॉल्व कर लो, 5% और साथ में 15% को, और दोनों क्या है, 5% भी प्लस है और 15% भी प्लस है, तो 5 + 15 + 75/100, तो ये आ गया 20.75%। विद पॉजिटिव साइन की इंक्रीज होगा, 20.75% का इंक्रीज होगा। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। कह रहे बात। एक तरीका हो गया कि ऐसे हमने सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। दूसरा मेथड हो सकता है रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है पहला वाला जो इंक्रीज है वो 40% का है, 40% यानी कि 2 का इंक्रीज है 5 में, 2/5 का इंक्रीज है। दूसरा है 25% का, यानी 1/4, और ये डिक्रीज है यानी 4 में 1 का डिक्रीज है। और आखिरी है 15%, जो कि होता है 3/20, और ये भी इंक्रीज है तो प्लस है। पहले का फर्क क्या पड़ेगा, 5 में 2 बढ़ा रहे हो यानी कि 5 से हमारा मान हो जाएगा 7, 5:7। दूसरे में क्या है, 1 घट रहा है 4 में, 4 से हो जाएगा 3, और आखिरी है हमारा 20 में 3 बढ़ा रहे हो यानी कि 20 से हो जाएगा 23। मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 20 100 गुणे 4 400, और यहाँ क्या आएगा 23×3 = 69 इंटू 7, 70 70 होता है 490 माइनस 7, तो 483 हो गया। देखिए 400 रुपए अगर है तो 483 हो जा रहा है, 83 का मान बढ़ रहा है, 400 अगर संख्या है 483 हो जाएगी, 83 का मान बढ़ रहा है तो 83/400, और परसेंटेज में करना है गुणे 100, तो 2 जीरो गए, 83/4 आ जाएगा 20.75% या 20 सही 3/4%। ऑप्शन ए। दोनों तरीके बढ़िया हैं, दोनों में से किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ 2 to the power x+1 इंटू 4 to the power 2x - 1 बराबर है 16 to the power x+1 के, तो वैल्यू ऑफ x³ - 2x क्या होगा। 2 की घात x+3 और गुणा कर रहे हैं इसको 4 की घात 2x - 1 से, सारे के सारे मान को क्या करो, सबको 2 की घात में कन्वर्ट कर दो, सबको 2 की घात में कन्वर्ट कर दो। तो पहला वैल्यू है 2 की पावर x+3, दूसरा है 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर की पावर 2x - 1, और आखिर में 2 की घात 4 पावर x+1। ठीक है, तो 2 की घात इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है x+3, पावर एडअप हो जाएगा, और बाद में आ रहा है 2x, 2 इंटू 2x - 1 यानी कि 4x - 2, और ये बराबर है 2 की घात 4x+4 के। अब घात कंपेयर कर दो सीधे सीधे, तो वही हो जाएगा 5x + 1
बराबर है 4x प्लस 4k, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा बराबर 3k। बस सवाल में क्या पूछा है, एक्स क्यूब माइनस 2x पूछा है, तो एक्स क्यूब आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 × 3 यानी कि 27 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 21। ऑप्शन डी 21 विल बी आर आंसर। ओके, ठीक है, एक और प्यारा सा सवाल था। अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। स्क्वायर रूट दिया है हमारा 14 प्लस 6 रूट 5 का, और माइनस करना है स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 6 रूट 5। तो कहीं ना कहीं पे जो अंदर हमें संख्या दी है 14 प्लस 6 रूट 5, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, पूर्ण वर्ग बन रहा होगा। तो कैसे बनाओगे इसको पूर्ण वर्ग? इसको कंपेयर करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है हमारा बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि जैसे ही इसके बराबर हो गया, तब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट क्या आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab वाला पार्ट होगा 6 रूट 5, 14 होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 6 रूट 5 क्या है, ये है 2ab। तो बेसिकली ये क्या है, ये 2 × 3 × √5। तो अगर एक संख्या हमारी 3 हो जाए, एक √5 हो जाए, तो स्क्वायर क्या होगा इनका, 9 और 5 हो जाएगा, यानी कि 9 + 5 आ रहा है 14। एक्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी कि एक संख्या हमारी होगी 3 और दूसरी होगी √5, तो पहला वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 + √5 का होल स्क्वायर, और फिर उसका हम वर्गमूल ले रहे हैं, और दूसरे वाले में वही चीज माइनस के साथ है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमेशा, क्योंकि प्लस में तो दिक्कत नहीं हो रहा है, प्लस में पता है दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, बट निगेटिव में माइनस में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे किसी भी संख्या का, तो हमेशा जो मान आएगा हमारा वो एक पॉजिटिव संख्या होगी। तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 - √5 में ध्यान भी देना है कि 3 और √5 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 बड़ा है या फिर √5 बड़ा है। अब यहाँ पे तो 3 हमारा √5 से बड़ा है, बट किसी और केस में ऐसा हो सकता है कि हमारा फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने लिखा होता 3 - √11, तो 3 - √11 अगर हमारा उसका स्क्वायर है, 3 - √11 इसका स्क्वायर है, उसका हम वर्गमूल ले रहे हैं, तो आंसर हमारा आएगा √11 - 3, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, 3 - √11 नहीं आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 3 + √5, और फिर उसमें माइनस करें 3 - √5 का, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा त्रिवेदी 2 √5। ऑप्शन सी बचेगा 2 √5, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग अ सेल 20% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। एक बिक्री के दौरान 20% सामान हमने 30% के लाभ पे बेचा। शेष वस्तुओं में से 25% वस्तुएं 20% के लाभ पे बेची जाती हैं, और जो बच गई उनको 12% की हानि में बेचा जाता है। तो लेन देन में कुल हमारा लाभ यानी कितना होगा? तो पहले जो 20% गुड्स है उनको हमने बेच दिया है 30% के प्रॉफिट पे। तो मान लेते हैं टोटल जो हमारे पास सामान है वो 100 है। अगर सारे सामान मिला के 100 है, एन का वैल्यू हमने 100 मान लिया, तो 100 में से 20% यानी कि 20 सामान हमने बेचे हैं किस पे, 30% के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट या फिर लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 30% का। फिर इस 20 के बाद में कितना बच गया, 80 सामान और बच गए, क्योंकि अब इसके बाद में ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, यानी पूरे में से नहीं, बचे हुए का 25% हमें चाहिए। बचे हुए 80 है, 80 का 25% क्या होगा, 80 × 1/4, यानी कि 20 सामान, और इन 20 को बेचा हमने 20% के प्रॉफिट पर। और अब बच गया 20 और 20 40 हटा दिया, 60 बचा, इस 60 को बेचा हमने 12% के लॉस पे, -12%। और अब हमें ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस चाहिए। अब जो क्वांटिटीज हमें मिल रही है, एक तरीका है कि सीधे से इनको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, 20 × 30 साइन के साथ में, प्लस 20 × 20 प्लस 16 × -12 बटे 20 + 20 + 60, जो कि आ रहा है 100। ठीक है, तो आ जाएगा 600 + 400 यानी 1000 -720, तो 280 बटे 100, जो कि आएगा 2.8%, और पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट होगा। प्लस साइन के साथ आ रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, 2.8% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बट हमेशा एक चीज और कर सकते हैं, जब भी कभी मान हमें दिख रहे हैं जहां पे कुछ कट पिट सकता है, क्योंकि संख्याएं हमारी 20 है 60 है, तो अनुपात आ रहा है 1:1:3। देखो यहाँ पे चीजें वैसे भी आसान है, पर किसी और क्वेश्चन में ये अनुपात तुम्हें चीजों को कैलकुलेशन को आसान कर सकता है, तो हमेशा आसान करके सॉल्व करो। अब 1:1:3 है, यानी कि तुम्हारे पास अगर 5 आइटम थे, तो एक आइटम को बेचा है तुमने 30% फायदे पे, एक आइटम को बेचा है 20% फायदे पे, और 3 को बेचा है 12% के नुकसान पे। तो अब चीजें आसान है, 1 × 30 हो जाएगा 30, 1 × 20 हो जाएगा 20, और -36, तो 30 + 20 -36 बटे 5, तो ये आ गया हमारा 50 - 36 यानी 14 बटे 5, जो कि होगा 2.8%। ठीक है। अच्छा, एक आटा पीटी जो सिंप्लीफिकेशन करना है, ये करना है हमें किसमें, संख्याओं पे, नंबर्स पे, जितने आइटम सेल किए हैं, परसेंटेज में नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का तो एवरेज निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये हमारा है 1800 डिग्री के बराबर, तो डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन क्या होगा? अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है या किसी भी पॉलीगॉन में हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा होगा 180 डिग्री। ठीक है, और फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, जो होता है, या फिर किसी भी पॉलीगॉन के लिए 2n - 4
इंटू 90, या इसको लिख सकते हो n माइनस 2 इंटू 180, जैसे भी याद हो तुम्हें, बराबर हो गया 1800 के। 10 गुना है, n माइनस 2 आ रहा है 10, यानी कि n आ जाएगा बराबर 12। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, भुजाएं कितनी है, 12 है, 12 भुजाएं, n का मान 12 है। और फिर यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। एक्सटीरियर एंगल का मान क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा 360 बटे n, और n बराबर 12 है यहाँ पे, तो 360 बटे 12, यानी कि 30 डिग्री आ गया हमारा मान एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर 30 है और इंटीरियर एक्सटीरियर का सम जो है वो आता है 180, तो इंटीरियर यहाँ से आ जाएगा 150, तो अंतर आ रहा है हमारा 120 का। बाकी निकालने को यहाँ से भी मान निकाल सकते हो इंटीरियर एंगल का। टोटल 1800 है और 12 भुजाएं, तो 1800 बटे 12, 12 कोण भी होंगे, तो यहाँ से भी आ जाएगा 150, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हो, बट यहाँ से जब हमें सब पता ही है तो यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 times the age of Riya is 16 years more than 2 times the age of Priya and 5 times the age of Priya is 2 years more than 2 times the age of Riya, तो डिफरेंस क्या है हमारा ईयर्स में बिटवीन एजेस ऑफ रिया एंड प्रिया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट इसको सॉल्व कैसे करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें अंत में पूछा है रिया और प्रिया की उम्र के बीच का अंतर क्या है। और पहला क्वेश्चन में साफ साफ बता रहा है कि रिया की उम्र का 2 गुना प्रिया की उम्र के 2 गुने से 16 वर्ष अधिक है, यानी कि 2 टाइम्स, अगर रिया की एज मान लें आर, प्रिया की एज मान लें पी, तो रिया की उम्र का 2 गुना यानी 2 गुना यानी कि 2 आर, तो बराबर हो जाएगा प्रिया की उम्र के 2 गुना यानी 2 पी प्लस 16। और हमें चाहिए रिया और प्रिया की एज का डिफरेंस, जिसका भी ज्यादा हो। ठीक है, इनकी भी एज का अंतर चाहिए, तो क्या यहाँ से सीधे हमें मान नहीं मिल जाएगा कि रिया और प्रिया की एज का अंतर, तो पी माइनस आर आ जाएगा, 2 पी माइनस 2 आर आ जाता है 16, पी माइनस आर आ जाएगा बराबर 8। एज में डिफरेंस आ रहा है 8 साल का, तो इतना ही काफी है, हमारा पहला इक्वेशन ही सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में जैसा बताया लोगों, अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पहले क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। बट कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में दूसरी इक्वेशन तो 2 और 2 दोनों का कोफिशिएंट 2 नहीं हो, कहीं पे 2 गुना कर रहे हो, कहीं पे 4 गुना कर रहे हो, कहीं पे 3 गुना कर रहे हो, तब फिर वहां पे हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, रिया और प्रिया का मान निकालना पड़ेगा, उनकी एज का, और फिर बाद में अंत में हम अंतर निकालेंगे। तो उस तरह से भी देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन से हमें मिल जाएगा क्या, पी बराबर आर प्लस 8 है, ये पहला इक्वेशन हो गया। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या कहेगा मैं, 5 टाइम्स द एज ऑफ प्रिया, क्योंकि 5 पी ये बराबर है 2 मोर देन 2 टाइम्स द एज ऑफ रिया, यानी 2 आर प्लस 2 है। ठीक है, पी की जगह आर प्लस 8 रख दो, तो आ जाएगा 5 आर प्लस 40 बराबर 2 आर प्लस 2। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किया है क्या, 5 टाइम्स द एज ऑफ प्रिया इज 2 ईयर्स मोर देन 2 टाइम्स द एज ऑफ रिया। रिया की उम्र का 2 गुना, रिया की उम्र का 2 गुना प्रिया की उम्र के 2 गुने से 16 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू पी प्लस 8 था, उल्टा लिख दिया है, और यहाँ भी उल्टा पुल्टा किया था, ये ठीक किया था ना, यहाँ भी उल्टा ही किया है, आर माइनस पी होगा। ओके, सो 5 टाइम्स द एज ऑफ प्रिया, ठीक है, अब आर की जगह पी प्लस 8 रख दो, 5 पी बराबर हो जाएगा 2 पी प्लस 16 प्लस 2, देखिए 3 पी बराबर 18 क्या आ जाएगा, तो यहाँ से एज ऑफ प्रिया आ जाएगा इक्वल टू 6 ईयर्स, और फिर एज ऑफ रिया आ जाएगा इक्वल टू 14। अब जो भी सवाल पूछता है, सम पूछता है, जो भी पूछ रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर चीज़ें आसानी से हो रही होंगी, डिफरेंस निकालना है और सीधे से क्वेश्चन से दिख रहा है, तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, फिर हमें एजेस निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर सीधे सीधे सवाल नहीं सॉल्व हो रहा होगा, तो फिर इक्वेशन को बना के सॉल्व करना पड़ेगा आखिर। ठीक है, क्लियर है। और क्योंकि अंतर दिया है, तो यहाँ पे सीधे ऑप्शंस का यूज हम नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, due to a 20% reduction in the price of the sugar, a consumer can buy 4 kg more sugar for rupees 960, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी क्या होगा। अब यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस भी पूछ सकता है और कभी नया प्राइस भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो हमें पता है कि 20% का रिडक्शन आया है कीमत में। ये कीमत क्या होगी, 20%, यानी कि 5 में 1 का रिडक्शन आया है, तो कीमत अगर पहले 5 रुपए थी तो अब हो जाएगी 4 रुपए। तो प्राइस का अनुपात क्या है, 5:4। और क्योंकि टोटल अमाउंट हमारा पहले भी 960 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी भी 960 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, तो प्राइस का अनुपात 5:4 है, तो नंबर जो क्वांटिटी हम खरीदेंगे उसका अनुपात ठीक उल्टा होगा, 4:5। क्वांटिटी में अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, और वही हमें दिया है 4 किलो, तो 1 यूनिट बराबर है 4 किलो के। तो पहले का, क्योंकि हमसे मान पूछा है ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो पहली क्वांटिटी क्या होगी, 4 चौको 16, 16 केजी खरीद रहे होंगे, और 16 केजी खरीद रहे हैं अगर 960 रुपए में, 1 केजी खरीदेंगे 60 रुपए में, तो 60 रुपए पर केजी हमारा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, ऑप्शन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्नलिखित डेटा के माध्यम से हमें ज्ञात करना है कि माध्यिका क्या होगी। अब 10 से 20 एज ग्रुप के बीच में 25% है, 20 से 30 के बीच में 29 है, 30 से 40 के बीच में 40 है, 40 से 50 के बीच में 27 है, 50 से 60 के बीच में 19 है। सबसे पहले जो नंबर ऑफ पीपल है, कुल कितने लोग हैं, ये मान निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो 25 प्लस 29 आ गया 54, 54 40 94, 94 और 7 आए 101, 121, 140।
कुल 140 और माध्यिका हमारी क्या होगी, संख्यात्मक रूप से बिल्कुल बीच में आएगी, यानी कि 70वां जो मान होगा वो हमारा आंसर होगा। जहाँ पे हमें अलग-अलग मान दिए होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर अलग-अलग मान दिए होते हैं यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि 70th वैल्यू और 71st वैल्यू को लेते हैं और फिर इन दोनों का एवरेज लेते हैं। दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमारा माध्यिका मिलती है। बट जब भी कंटीन्यूअस मान दिए होंगे, इस तरह से हमें डेटा दिया है, ठीक है? तो वहाँ पे हमें 70th वैल्यू चाहिए। एग्ज़ैक्टली मिडल में जो वैल्यू आएगा, वो हमारा आंसर होगा और इसको फ़ॉर्मूले से निकालेंगे। इस चीज़ को हम फ़ॉर्मूले से निकालेंगे। फ़ॉर्मूला क्या होगा हमारा? ये फ़ॉर्मूला इन दिस केस मीडियन, अगर m से डिनोट करें, तो मीडियन हमारा बराबर हो जाएगा जो क्लास इंटरवल है जहाँ पे कि हमारा मीडियन लाई कर रहा है, एग्ज़ैक्टली बीच में जहाँ पे लाई कर रहा है, उस क्लास इंटरवल का जो लोअर वैल्यू होगा, प्लस इसके बाद में फिर हमारा टोटल संख्या अगर n है, तो n/2 माइनस, और n/2 से माइनस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले उस क्लास इंटरवल से पहले तक का, बटे उस क्लास का फ्रीक्वेंसी, गुणे जो क्लास इंटरवल है हमारा, अगर उसको i से डिनोट करते हैं तो। अब इस बात को समझ लें ताकि तुम्हें फ़ॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ना हो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा 70वां मान आएगा कौन से वाले इंटरवल में। पहले इंटरवल में आएगा 10 से 20 में, या 20 से 30 में, या 30 से 40 में, 40 से 50 में। 10 से 20 में आ रहे कुल 25 लोग हैं, फिर 29 लोग हैं 20 से 30 में, कितने हो गए? 54 हो गए, 54 हो गए। इसके बाद में 30 40 आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इसके बाद 94 हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचा 54, यहाँ पे गाड़ी भी पहुँच गई 94 पे। यानी कि जो हमारा मान होगा, माध्यिका होगी, वो इससे बीच में आएगी, इस वाले इंटरवल में लाई करेगी। इतना तो समझ गए होंगे? ठीक है, इस इंटरवल में लाई करेगी। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, यानी कि हमारा जो जवाब होगा वो 30 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा। और 54 से 94 के बीच में 70 हमारा कहाँ पे आ रहा है? लगभग वो कुल 40 मान आगे जाना है और 40 में से 16 मान आगे निकलना है। 54 से 70 कितना है? 16 याद है। 54 से 70 16 याद है, और कुल 54 से 94 कितना है? 40 याद है। तो 40 आगे बढ़ोगे तो तुम 30 से 40 पे पहुँच जाओगे। हमें बढ़ना है सिर्फ 16 आगे। ठीक है? तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीडियन हमारा हो जाएगा बराबर लोअर वैल्यू जो कि 30 है इस क्लास इंटरवल का, जिसमें कि हमारा माध्यिका लाई करने वाली है, माध्यिका जिसमें होगी, और प्लस इसके बाद में n/2 जो कि आएगा 140/2 यानी कि 70, माइनस 54 ऑलरेडी हमारा फ्रीक्वेंसी हो चुका है। 54 पर्सन्स का जो एज है वो 30 या उससे कम है, तो माइनस 54 बटे, अब इस क्लास फ्रीक्वेंसी इसका कितना है? 40 है, जिस क्लास में हमारा लाई कर रही है माध्यिका, तो बटे 40 गुणे, और क्लास इंटरवल की लेंथ क्या है? 30 से 40 तक, 10 की लेंथ है, तो गुणे 10 कर दो। आंसर आ जाएगा 30 प्लस 16 बटे 40 गुणे 10, तो 34 हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, 34 हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बार फिर से इसको समझते हैं, इस बार फॉर्मूला अप्लाई करने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लॉजिकली सोचेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, लॉजिकली सोचेंगे, तो हमें इतना तो समझ में आ गया है अब तक। क्या-क्या समझ में आ गया है? कि जो हमारा आंसर होगा, जो माध्यिका होगी 30 से 40 के बीच में होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें 70वां मान चाहिए और 70वां मान लाई करेगा 54 से 94 के बीच में, क्योंकि 54 मान तो पहले ही निकल चुके हैं। ठीक है, 54 मान पहले निकल चुके हैं और इसके बाद में 16 मान और आगे बढ़ना है, हमें 54 से 16 मान और आगे बढ़ना है। लेकिन इस जो पूरा का पूरा हमारा क्लास इंटरवल है, इसमें कितना बढ़ रहे हैं? 54 से 94 तक 40 मान है कुल, 40 लोगों की एज दी है, और इन 40 में से हमें बस 16वें नंबर पे जो एज आएगी वो हमें चाहिए, क्योंकि 16/40 इतना ही आगे बढ़ना है हमें। और कुल गैप कितना है? 30 से 40 के बीच में 10 साल का अंतर है, तो इसको गुणा कर दोगे 10 से और इसमें जोड़ दोगे 30, जो छोटा वाला मान है। 30 प्लस 16/40 गुणे 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा 34। तो ये लॉजिकली फॉर्मूले को समझ लोगे तो ईज़िली आंसर कर पाओगे, फिर फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो कई बार गलती होने का स्कोप भी है। याद रखो, बढ़िया बात है, ठीक है? पर गलत नहीं याद रखना है, सही याद रखना है। लॉजिक समझ लोगे तो फिर फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है? क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the cost price of 30 mangoes is equal to mark price of 20 mangoes and mark price of 8 mangoes is equal to selling price of 10, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा? अब हमें सीपी और एमपी का रेशियो दिया है, यानी कि दिया है कि 30 आम बेच रहे हो, तो उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 20 आम के मार्क प्राइस के। तो हमें यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाएगा। ऐसे ही एमपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। अगर सीधे सीपी एसपी का रेशियो दिया होता, मान लो दिया होता कि 30 आम बेचो और 20 आम, 30 आम तुम सेल करो, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 20 आम के सेलिंग प्राइस के, तो वहाँ से हमें सीधे से प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाता है, क्योंकि हमें सीपीएसपी का रेशियो मिल जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के बात की गई, तो पहले सीपीएसपी का रेशियो निकालता हूँ, सीपीएमपी का रेशियो निकालता हूँ, और फिर एमपीएसपी का रेशियो निकालेंगे, फाइनली हमें वहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। तो 30 आम का कॉस्ट प्राइस अगर 30 सी होगा, ए का सी है 30 सी होगा, तो 20 का मार्क प्राइस अगर एक का एम है 20 एम हो जाएगा, दोनों बराबर है, सी बटे एम आ जाएगा बराबर 20/30 यानी कि 2/3। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात आ जाएगा 2:3। ठीक है, ऐसे ही मार्क प्राइस ऑफ 8 बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 के, तो 8 का मार्क प्राइस बराबर है 10 के सेलिंग प्राइस के, देखिए एम बटे एस बराबर आ जाएगा 10/8 यानी कि 5/4।
देखिए 4:5 हमारा अनुपात आ रहा है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का। अब दोनों में क्योंकि मार्क प्राइस कॉमन है तो उसको बराबर करो। पहले में 3 आ रहा है मान, दूसरे में आ रहा है 5, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, दूसरे को गुणा कर दो 3 से, और गुणा फिर अनुपात में दूसरी चीज को भी करोगे तो 5 से गुणा करो इसको, सीपी को भी 5 से गुणा करोगे, और ऐसे ही 3 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पे तो 3 से गुणा करोगे एसपी को भी। अब हमारा अनुपात मिल जाएगा 2 पंचे 10, 10 आ रहा है सीपी, 12 आ रहा है एसपी अनुपात में, और 15 आ रहा है हमारा मार्क प्राइस। हमें मतलब है सिर्फ सीपी एसपी से कोई प्रॉफिट निकालना है, तो 10 रुपए का सामान 12 में बेच रहे हैं, यानी कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2/10 कितना हुआ? गुणे 100, यानी कि 20% प्रॉफिट आ जाएगा। 20% का लाभ होगा, ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ cos a plus sec a बराबर है 2 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a टू द पावर 6 प्लस sec a टू द पावर 6। और sec a क्या होता है? sec a बराबर होता है हमारा 1/cos a, यानी कि बेसिकली हमें दिया है कि cos a प्लस 1/cos a बराबर है 2 के, यानी कि x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 2, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 का मान क्या होगा। अब ऐसे कैसे? वैसे तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद में क्यूब करोगे, तब जाके पहुंचोगे पावर 6 पे। बट क्योंकि क्वेश्चन स्पेशल है, स्पेशल किस मामले में है? क्योंकि x प्लस 1/x बराबर 2 के, और अगर कभी भी हमें x प्लस 1/x बराबर 2 के है तो इसका एक ही मतलब होता है कि x हमेशा 1 होगा। अगर x 1 है तभी हमारा, क्योंकि 1 है उसका रेसिप्रोकल ही 1 होगा, तो 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ से x = 2 मिल जाएगा, और अगर x = 1 मिल जाएगा, और x 1 हो गया तो फिर तो ये आसान है, 1 की पावर 6 प्लस 1/1 की पावर 6, ये भी 2 ही होगा। तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो एक बात याद रखना है कि कभी भी दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो यहाँ से हमारा x बराबर 1 आ जाएगा। या दिया है कि x प्लस 1/x बराबर -2 है, तब डायरेक्टली हमारा माना जाएगा x का -1। अदरवाइज हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमें दिया है कभी भी x प्लस 1/x बराबर k, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा हमारा k² -2। तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं कि x² प्लस 1/x² ये बराबर हो जाएगा हमारा k² -2, यानी कि 2² -2, और जो कि मान 2 होगा। और अगर हमें x प्लस 1/x k दिया है तो x³ प्लस 1/x³ ये बराबर होगा हमारा k³ -3k। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² 2 आ रहा है, और हमें निकालना है x² का क्यूब प्लस 1/x² का क्यूब। तो मान क्या होगा? ये हो जाएगा 2³ -3 × 2, ठीक है, अगेन 8 - 6, जो कि मान 2 होगा। आंसर हमारा 2 आएगा। अगर कोई और वैल्यू होती तब तो ऐसे सॉल्व करते, और यहाँ पे तुम्हें पता ही, जब x = 1 आ रहा है तब तो चीज़ें आसानी है, तो 1 + 1 हमारा आंसर = 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ थ्री नंबर्स a b and c is 9 and sum of their squares is 29, so what will be value of a³ plus b³ plus c³ minus 3abc? a³ plus b³ plus c³ minus 3abc का मान यहाँ पे क्या होगा? अब सबसे आसान तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन में, कि अगर तुम्हें वैल्यू दिख जा रहा है कि यहाँ पे तुम वैल्यू निकाल पाओ जहाँ पे कि 3 संख्याएं जिनका सम आ रहा हो 9 और स्क्वायर से सम आ रहा हो 29। अगर तुम्हें डायरेक्टली दिख जा रहा है तब तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दो। क्या क्या हो सकता है मान? अब यहाँ पे 9 आ रहा है, तो एक 9 को ब्रेक करो तो 5 में ब्रेक किया, 5 को 25 खुद ही हो जाएगा, तो 4 और 3, यहाँ 16 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और फिर बचा 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 16 + 9 + 4 ये आ रहा है 29। अगर ये दिख जा रहा है तुम्हें विदिन सेकंड्स, तब तो बढ़िया बात है, तुम्हें वैल्यूज मिल ही गई 4, 3 और 2। कभी कभी ऐसा भी हो कि वैल्यूज नहीं दिख पाएंगी, और या फिर देखना या तो मुश्किल होगा, या फिर ऐसा होगा कि वैल्यूज तुम्हें इंटीजर मिल ही नहीं रही होंगी, तो ऐसे दोनों केसेस में हमें डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर ये दिख जा रहा है तो तुम्हारा क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा, क्योंकि अपने वैल्यूज मिल गई हैं, सीधे अप्लाई कर दो। 4³ + 3³ + 2³ -3 × 4 × 3 × 2, तो आ गया 64 + 27 + 8 -4 × 12 = 24 × 72, तो 72 से 72 कट गया, बच गया 27। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर है? अब अगर ये हमें नहीं दिखता है तब फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ -3abc का इक्वल टू a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca। अब हमें a + b + c तो पता है, इसका मान है 9, a² + b² + c² भी पता है, इसका मान है 29, बट हमें ab + bc + ca का मान नहीं पता है, तो पहले हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान कैसे निकालेंगे? a + b abc और जो सम है इसका बड़ा मान है 9 के, उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते आ जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a² + b² + c²
प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81 के। और ये मान हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 29 सही। तो यहाँ से हमें 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल जाएगा बराबर 81 माइनस 29, जो कि आ जाएगा 52 के बराबर। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया, जो कि मिल गया 52/2 यानी 26। अब मान हमें मिल गए हैं। ठीक है, ये मान आ गया 9 गुणे 29 माइनस 26, तो 9 या 27, 27 हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ओके। अब यहाँ पे ये मेथड भी सीख लिया हमने, बट थोड़ा सा और जुगाड़ कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। वो क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे किसी एक को जीरो पुट कर दें। अगर हमें 3 से 2 पे मान लाना है, क्योंकि 2 पे चीजें ज्यादा आसान रहती हैं, तो किसी एक को जीरो पुट कर दो। हमने पुट कर दिया सी को जीरो। मान लो चलो कि सी इक्वल टू जीरो है, और अगर सी इक्वल टू जीरो है तो सी क्यूब जीरो हो जाएगा और 3 ABC भी जीरो हो जाएगा। यानी कि अब हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान चाहिए, क्या होगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मान चाहिए कि क्या हो जाएगा। जबकि हमें गिवन क्या है, सी जीरो है तो ए प्लस बी बराबर 9 के है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 29 के। स्क्वायर कर दो अगेन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बराबर हो जाएगा 81 के। और यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा 81 माइनस 29/2 यानी कि 26। पुट कर दो। ठीक है, अब पुट कर दो, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमें चाहिए, जो कि आता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 9 गुणे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि 29 माइनस 26 यानी कि 27 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Along a circular running track, A can complete 4 rounds in 24 minutes. The time taken by B to complete 4 rounds is equal to time taken by A to complete 3 rounds. If they start running in the same direction from two opposite ends of a diameter, then they will meet for the first time after how many minutes? बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा टाइम को पॉज करके, मतलब पॉज करके एक अपने पे ट्राई करो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइम लो थोड़ा सा, सॉल्व अगर हो जाएगा तो मजा आएगा। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है हमारा, और एक रन करता है, एक राउंड 4 राउंड रन करता है 24 मिनट्स, यानी कि एक राउंड का एक टाइम क्या आ जाएगा, 4 राउंड 24 मिनट्स लगे, यानी कि एक पर राउंड टाइम क्या आ जाएगा, 6 मिनट्स आ जाएगा, 6 मिनट्स पर राउंड। इसके बाद गिवन है टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 4 राउंड्स इज सेम एज टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 3 राउंड्स, है कि नहीं। तो बी का जो 4 राउंड का टाइम है, ये बराबर है ए के 3 राउंड के टाइम पे। तो ज्यादा स्पीड किसकी होगी, बी की या फिर ए की। अगर बी 4 राउंड लगा रहा है जितने टाइम में ए 3 राउंड लगा रहा है, तो बी की स्पीड ज्यादा है, स्पीड बी की ज्यादा होगी, है कि नहीं। बी का ए का स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, जो उनका राउंड्स का रेशियो। बी 4 राउंड लगा रहा है, ए 3, तो 4:3 का स्पीड का रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा 4:3। और अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है, टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होगा, ये 3:4 होगा। अगर ए को 4 मिनट लग रहे होंगे तो बी को लगेंगे 3 मिनट। और हमें ये पता है कि ए को लग रहा है टाइम 6 मिनट्स का एक राउंड में, लेकिन 4 मिनट का मान दिया 6 मिनट्स, देखिए 1.5 इंटू 4, तो यानी कि बी को टाइम लगेगा 3 इंटू 1.5, 4.5 मिनट का। ए को लग रहा है 6 मिनट, बी को लग रहा है 4.5 मिनट। ओके, क्या क्लियर है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वो स्टार्ट करें डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से। तो ट्रैक में अगर एक तरफ खड़ा है हमारा ए, दूसरी तरफ खड़ा होगा बी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी इनके बीच में गैप कितना है, ऑलरेडी इनके बीच में हाफ राउंड का गैप है, आधे राउंड का गैप है इनके बीच में। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो कब जाके पहली बार वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, पहला मीटिंग कब होगा, पहली बार कब वो क्रॉस करेंगे, जब ज्यादा बड़ी स्पीड कितनी, ज्यादा फास्ट कौन दौड़ रहा है, बी फास्ट दौड़ रहा है। तो जब बी आधा राउंड ज्यादा दौड़ देगा ए से, तभी तो क्रॉस करेंगे। जब बी ए से आधा राउंड, हाफ राउंड ज्यादा दौड़ देगा, तभी तो क्रॉस कर पाएंगे एक दूसरे को। इजंट इट सो। अगर दोनों साथ में स्टार्ट करते, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते, तब जब एक राउंड ज्यादा कंप्लीट होता बी का, तब जाके पहली बार क्रॉस करता। पर दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी जब आधा राउंड ज्यादा दौड़ देगा ए से, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए ने आधा राउंड दौड़ा और बी एक राउंड दौड़ दिया, तो बी ए को क्रॉस कर देगा। यानी कि हमें ये देखना है कि बी कब हाफ राउंड बी से एक्स्ट्रा दौड़ेगा, बी कब हाफ राउंड बी से एक्स्ट्रा दौड़ेगा। और हमें ये पता ही है कि बी 4 राउंड दौड़ता है उतने टाइम में जितने में ए 3 राउंड दौड़ पाता है। यानी कि यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, जब बी 4 राउंड कंप्लीट कर ले रहा है, तो ए कंप्लीट कर रहा है 3 राउंड, लेकिन इनका गैप कितना आ रहा है, 1 राउंड का, और हमें गैप चाहिए आधे राउंड का। तो इफेक्टिवली डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 4/2 और 3/2। लेकिन जब बी 2 राउंड कंप्लीट करेगा, तो ए कंप्लीट करेगा 3/2 यानी कि 1.5 राउंड।
और यही टाइम होगा जबकि बी ए को क्रॉस कर देगा या पहली बार बी और ए का मीटिंग होगा, क्योंकि अभी गैप कितना आ रहा है, बी ने 2 राउंड कंप्लीट किए हैं, ए ने किए हैं 1.5, यानी कि गैप आ रहा है आधे राउंड का। और बी 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है 4.5 मिनट में, तो 2 राउंड कंप्लीट करेगा 9 मिनट, 2 इंटू 4.5 यानी कि 9 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या फिर सीधे-सीधे ए के लिए देख लो, ए कंप्लीट कर रहा है डेढ़ राउंड 1.5 राउंड, तो 1.5 इंटू 6 यानी कि 9 मिनट्स में ये बाद में उनका पहला मीटिंग होगा। क्या क्लियर? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है। ओके, अगर ये समझ पा रहे हो तो चलो इस पे कमेंट में मेंशन करना कि 2 पर्सन्स है पी और क्यू, और पी कंप्लीट करता है 6 राउंड्स इन 90 मिनट्स। ओके, एंड फिर गिवन है हमें कि टाइम टेकन बाई क्यू, या क्यू जब जितनी देर में कंप्लीट करता है 5 राउंड, उतने में पी कंप्लीट करता है 4 राउंड्स। क्यू जितने टाइम में 5 राउंड कंप्लीट करता है, सेम टाइम में पी कंप्लीट करता है 4 राउंड्स, और पी और क्यू एक दूसरे डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो टाइम फॉर फर्स्ट मीटिंग क्या होगा, पहली मीटिंग इनकी कब होगी? आंसर कमेंट में मेंशन करना तो क्या आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An amount of rupees 8875 is distributed among PQ and R. If rupees 32, rupees 48, and rupees 45 are deducted from their respective shares, the remaining amounts are in the ratio of 13, 17 and 5. Find the difference between original shares of P and R. P और R का ओरिजिनल शेयर है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा? अब गिवन हमें 8875 रुपीज अमाउंट है टोटल, बट उसमें से अगर हम 32, 48 और 75 45 डिडक्ट कर लें पी क्यू और आर के शेयर से, तब जो रेशियो मिल रहा है वो हमें दिया है 13, 17 और 5 का। उसका रेशियो में गिवन है वो है 13, 17 और 5 का। तो पी का रेशियो, अगर पी का मान पी है, क्यू का मान क्यू है, क्योंकि जो अमाउंट मिला है आर को मिला है आर, तो -32, पी -32, क्यू -48 और आर -45, इनका रेशियो आ रहा है 13:17:5, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर पूरा सम कितना है, पूरा सम है 8875। इसमें से कितना घटा रहे हो, 32, 48 और 45, तीनों को जोड़ दो तो 80 प्लस 45 से 125 घटा रहे हैं, तो बच जाने वाला है इसके बाद में 8750, 8750 रुपए। और यहाँ अनुपात में कितना रहा, 13, 17 और 5, 35 अनुपात 35 आ रहा है वैल्यू, देखिए 35 का मान बराबर है 8750 के, 35 का मान बराबर है 8750 के। सिंप्लीफाई के लो, 7 से तो कट ही रहा है, तो 7 से 5 बढ़ गया, ये जाएगा 7 से 1, 2, 1, 1250, फिर 5 से काटा, बच गया 250, यानी कि 1 यूनिट बराबर है 250 के। ठीक है, 1 यूनिट बराबर है 250 के। और फिर क्वेश्चन से पूछा पी और आर का डिफरेंस ऑफ शेयर क्या है, तो पी का मान क्या होगा, पी -32 का वैल्यू है बराबर 13 यूनिट के, तो पी का वैल्यू हो जाएगा 13 गुणे 250 प्लस 32। ठीक, वैसे ही आर -45 बराबर है 5 यूनिट के, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 5 गुणे 250 प्लस 45। अब यहाँ पे देखो चीजें आसान है, बट हमेशा यहाँ पे भी यही करना है कि हमें इनका अंतर चाहिए, तो चीजों को गुणा कर मत करो, पहले चीजों को आसान करो, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 13 गुणे 250 में से 5 गुणे 250 घटाओगे, बचेगा 8 गुणे 250, और प्लस 32 में से घटा रहे 45, यानी कि -13, तो 2000 -13 यानी कि आंसर आ जाएगा 1987 रुपये। ये भी बढ़िया सवाल था, प्यारा सवाल था, मुश्किल सवाल तो नहीं है, बट यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग सकता है, और स्मार्टली करोगे तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, समझ जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है बात, समझ पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A retailer sells two air conditioners for rupees 39100 each. He makes a profit of 15% on the first AC and loss of 15% on the second one. So what is the profit or loss percentage in this transaction? तो सेल कर रहा है दो एसीज, और दोनों एसी सेम प्राइस पे सेल कर रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। और जब भी सेलिंग प्राइस सेम होगा तो वहां पे हमेशा, अगर हम दो एसी सेल कर रहे हैं और दोनों का जो एक को सेल कर रहे हैं X% प्रॉफिट पे, और दूसरे को सेल कर रहे हैं X% लॉस पे, तो ऐसे केसेस में हमेशा हमारा लॉस होगा, और जो लॉस होगा वो बराबर होगा X² by 100 परसेंट के बराबर हमारा लॉस होगा। तो डायरेक्टली हमें पता है 15% प्रॉफिट पहले पे, दूसरे पे 15% लॉस में सेल करें, तो हमारा नेट में रिजल्ट आएगा -X² by 100%, लॉस आ जाएगा -X² by 100%। और
वैल्यू क्या आ जाएगा -15 इंटू 15 बाई 100 यानी कि -2.25%, या कह सकते हैं -9/4%। उनसे सवाल ये पूछा प्रॉफिट या फिर लॉस ट्रांजैक्शन में क्या है, रुपीज में कितना आएगा। तो 9 का लॉस हो रहा है कितने पे, क्योंकि 9/4% है तो 9 का लॉस हो रहा है 400 पे। 400 पे 9 का लॉस है, तो अगर हमारा सीपी 400 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 400 माइनस 9 यानी कि 391 होगा। अब ध्यान ये रखना है कि 400 सीपी किसका आएगा, दोनों एसी का मिला के आएगा। तो हमें जो सेलिंग प्राइस लेना है, एसपी का वैल्यू लेना है, अंतर आना है 9, यानी कि लॉस हमारा 9 का हो रहा है, 9 का मान हमें निकालना है। पर पहले 391 का मान क्या होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस का मान पता है, हमें कॉस्ट प्राइस का मान तो पता नहीं है। सेलिंग प्राइस का मान क्या है, 2 का ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों हमने एसी सेल किए हैं, तो 2 इंटू 39100 होगा। ऑप्शन तो खैर आसान है, ऑप्शन में फंसाने वाला ऑप्शन नहीं दिया है, बट 2 इंटू 39100, लेकिन 391 से कितना बार जाएगा, 100 इंटू 2 200 बार जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 गुणे 200, 1800 रुपए का हमारा लॉस होने वाला है इस क्वेश्चन। 1800 रुपीज का लॉस होने वाला है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जब भी हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम है तो। बट ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही फंसा सकता है कि प्रॉफिट का परसेंटेज अलग हो, लॉस का परसेंटेज अलग हो। तो ऐसे केस में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के एग्जांपल से ही देखते हैं कि एक केस में प्रॉफिट हो रहा है 15% का, यानी कि 3/20, 20 में 3 का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे में लॉस हो रहा है 15% का, यानी कि 20 में 3 का नुकसान हो रहा है। तो सीपी और एसपी की अगर बात करें, तो पहले केस में अनुपात क्या आएगा कि 20 रुपए हमारा सीपी है तो 23 रुपए एसपी होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे केस में क्या, 20 में 3 का नुकसान हो रहा है, 20 अगर सीपी है तो एसपी हो जाएगा 17। इसका ध्यान देना है कि हमारा बराबर क्या है, सीपी तो बराबर है नहीं, बराबर क्या है, बराबर है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को बराबर करते हैं यहाँ पे, पहले में 23 है, दूसरे में 17 है, पहले में गुणा कर दो 17 से, दूसरे में गुणा कर दो 23 से। अब हमारे एसपी बराबर हो गए। ठीक है, एसपी बराबर हो गया, सीपी मिला के कितना आ रहा है, 20 गुणे 17 + 23 यानी 20 गुणे 40, 800 आ गया। और इसका मान आ गया 2 गुणे 23 गुणे 17, 23 गुणे 17 क्या है, 17 तिया 51 और 340 यानी कि 391, 2 गुणे 391। और अंतर आ रहा है कितना, ये आ गया हमारा इक्वल टू 782, अंतर आ रहा है 18 का। 782 का मान क्या है, 2 गुणे 39,100 रुपए में। ठीक है, सो इफेक्टिवली ये मान आ गया 782, 100 जा रहा है, एक का वैल्यू 100 है, तो 18 गुणे 100, 1800 का लॉस हो गया। अगर परसेंटेज की वैल्यूज डिफरेंट है तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, सेम है तब भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेम है तो फिर साथ में डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट डिफरेंट है तो फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला कोई अप्लाई नहीं होगा, कोई शॉर्टकट उसका इजिली नहीं होगा। ओके, क्लियर है बात। सो इतने ही क्वेश्चन थे सेशन में। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन थे सारे सारे क्वेश्चन समझ में आए। किसी भी क्वेश्चन के भी छोटा मोटा भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, मैं फीडबैक जरूर कमेंट में देगा। तुम्हें तुम्हें सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना। साथ में तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो @ADITYKT। इतना ही रखते हैं सेशन में, और दैट्स ऑल फॉर दिस, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।